Hello, guys, and welcome back to part 3 of the biography series of Ayatollah Khomeini of Iran. So, let's move forward. तो अब समझते हैं कि सुप्रीम लीडर के पास एक्चुअली में पावर्स कितनी होती है कॉन्स्टिट्यूशनली। पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, मतलब पूरी की पूरी मिलिट्री, चाहे रेगुलर आर्मी हो या आईआरजीसी हो, सब अल्टीमेटली खमेनी के अंडर में है। प्रेसिडेंट नहीं, सुप्रीम लीडर। फिर देखिए उनकी अपॉइंटमेंट पावर्स, जैसे जुडिशरी चीफ को वो अपॉइंट करते हैं, मतलब जस्टिस सिस्टम पूरा उनके कंट्रोल में है। देन मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट वही करते हैं, तो आर्म फोर्सेस में लॉयल्टी इंश्योर होती है। देन गार्जियन काउंसिल के मेंबर्स को भी वही अपॉइंट करते हैं, और ये काउंसिल क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और कौन नहीं। मतलब इनडायरेक्टली इलेक्शंस पर भी इन्हीं का पूरा कंट्रोल है। और सबसे पावरफुल चीज़, वीटो पावर ओवर मेजर पॉलिटिकल आउटकम्स। येस, एग्जैक्टली, यू हर्ड इट राइट, दैट इज ही ऑल्सो हैज़ वीटो पावर ओवर मेजर पॉलिटिकल आउटकम्स। अगर पार्लियामेंट कुछ डिसाइड कर लेगा, अगर प्रेसिडेंट कुछ डिसाइड कर लेगा, लेकिन अगर सुप्रीम लीडर को वो मंजूर नहीं है, तो वो वीटो का यूज़ करके उसको नलीफाई कर देंगे। उनका रोल है गार्डियन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड स्टेट कंटिन्यूटी, मतलब वो इंश्योर करते हैं कि ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बना रहे, रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स से ना हटे। या ये सिर्फ ट्यूटलर पोजीशन नहीं है, ये एक्चुअल पावर है हर लेवल पर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी पावर होने के बावजूद खमेनी का गवर्नेंस स्टाइल कैसा है। वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। डे टू डे गवर्नेंस प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स करते हैं, लेकिन खमेनी गवर्न करते हैं काउंसिल के थ्रू। मल्टीपल एडवाइजरी बॉडीज़ हैं जो डिफरेंट इश्यूज़ पर फोकस करती हैं, ट्रस्टेड एलिट्स के थ्रू, जो लोग डेकेड से उनके साथ हैं, जिन पर वो फुल्ली ट्रस्ट करते हैं, और रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, स्पेशली आईआरजीसी जैसे बॉडीज़ जो रेवोल्यूशन के कोर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। उनका एम्फेसिस है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पेशेंस पर। वो इमीडिएट रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागते हैं, उनका प्लानिंग होराइजन बहुत लंबा है, डेकेड्स का। और एक फंडामेंटल बिलीफ जो उनकी है वो ये है कि लेजिटिमेसी फॉलोज फ्रॉम आइडियोलॉजी, नॉट पॉपुलैरिटी। मतलब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि पब्लिक ओपिनियन पोल्स में क्या आ रहा है। उनका बिलीफ है कि अगर इस्लामिक प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं वो, अगर वो रेवोल्यूशन के आइडियल्स पे चल रहे हैं वो, तो वो लेजिटिमेट है। पब्लिक अप्रूवल सेकेंडरी है। ये अप्रोच डेमोक्रेटिक लीडर्स से बिल्कुल अलग है, जो ओपिनियन पोल्स देख कर डिसीजंस लेते हैं। रिलेशनशिप विद आईआरजीसी, खमेनी और आईआरजीसी का रिलेशनशिप ईरान की पॉलिटिक्स को समझने के लिए बहुत क्रूशल है। आईआरजीसी शुरू में एक मिलिट्री फोर्स थी जो रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन खमेनी के लीडरशिप के अंदर ये इवॉल्व हो गई एक मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर हाउस में। इकोनॉमिकली आईआरजीसी के पास कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, जी हाँ, टेलीकॉम कंपनीज हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस हैं। पॉलिटिकली आईआरजीसी वेटरन्स पार्लियामेंट में है, मिनिस्ट्रीज में है। मिलिटरीली कन्वेंशनल वॉरफेयर के साथ साथ असिमेट्रिक वॉरफेयर, जैसे साइबर, रीजनल ऑपरेशन, सब कुछ। लेकिन खमेनी उन्हें देखते हैं गार्डियंस ऑफ द रेवोल्यूशन के रूप में, कन्वेंशनल आर्मी के रूप में नहीं। रेगुलर आर्मी का काम है बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करना, आईआरजीसी का काम है रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी प्रोटेक्ट करना, चाहे वो डोमेस्टिकली हो या इंटरनेशनली हो।
रीजनल ऑपरेशंस में सीरिया में, इराक में, लेबनान में, यमन में आईआरजीसी इंस्ट्रूमेंटल हैं और ये खमेनी के लिए लॉयल पिलर्स हैं। जब भी डोमेस्टिक अनरेस्ट होती है, जब भी पॉलिटिकल चैलेंजेस आते हैं, आईआरजीसी खड़ा होता है सुप्रीम लीडर के साथ। आईआरजीसी खड़ा होता है सुप्रीम लीडर की अथॉरिटी के साथ। ये म्यूचुअल डिपेंडेंसी है। आईआरजीसी को खोमेनी से लेजिटिमेसी और अथॉरिटी मिलती है, खमेनी को आईआरजीसी से मसल और इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी। अब आते हैं खमेनी की फॉरेन पॉलिसी का जो फिलोसॉफी है उस पर। डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज मुकावामा डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिस्टेंस, ये एक वर्ल्ड व्यू है जिसमें खमेनी ग्लोबल पॉलिटिक्स को फ्रेम करते हैं एज अ स्ट्रगल बिटवीन ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। ऑपरेसर कौन है उनके अकॉर्डिंग? यूएस एंड इजराइल प्राइमरीली। ये पावर्स हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट करती हैं, डोमिनेट करती हैं। और अप्रेस्ड कौन है? दैट इज़ ऑफ कोर्स इस्लामिक वर्ल्ड। स्पेशली वो मूवमेंट्स जो इन पावर्स के अगेंस्ट रेजिस्ट कर रहे हैं। तो खमेनी सपोर्ट करते हैं रेजिस्टेंस मूवमेंट को आइडियोलॉजिकली थ्रू प्रोपेगेंडा और स्पीचेस, स्ट्रैटेजिकली थ्रू फंडिंग, वेपन्स ट्रेनिंग, हमास को, हिजबुल्लाह को, हूतीस को। ये सब ईरान का ही सपोर्ट मिलता है सबको एंड ये सब ईरान के डॉक्ट्रीन के अंडर आता है, दैट इज़ डॉक्ट्रीन ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि खमेनी कॉम्प्रोमाइज़ को देखते हैं एज अ स्ट्रैटेजिक नॉट आइडियोलॉजिकल सरेंडर। मतलब अगर टैक्टिकल लेवल पर डील करनी पड़े, नेगोशिएशंस करनी पड़े, वो कर सकते हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली वो वहीं पोजीशन पे हैं जिसमें वो पहले थे। वो आइडियोलॉजिकली अपनी पोजीशन से नहीं हटेंगे। न्यूक्लियर डील हो या रीजनल एग्रीमेंट्स, उनका अप्रोच यही रहता है, टैक्टिकली फ्लेक्सिबल, आइडियोलॉजिकली रिजिड। रीजनल एंड फॉरेन पॉलिसी विजन, खमेनी का ब्रॉडर रीजनल विजन जो है वो क्या है? ईरान को इस्टेब्लिश करना एज ए रीजनल हेजमॉन। वो चाहते हैं ईरान एक रीजनल हेजमॉन बन जाए, इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बन जाए। यस, यू हर्ड इट राइट, ही वांट्स ईरान टू बी द लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। मतलब मिडल ईस्ट में ईरान सबसे पावरफुल कंट्री बने, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? एलीट रजीम्स और मूवमेंट्स को सपोर्ट करना, सीरिया में असाद रजीम को, इराक में शिया मिलिशिया को एंड लेबनान में हिजबुल्लाह को, यमन में हूतीस को एंड पैलेस्टाइन में हमास को। ये सब कलेक्टिवली एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाते हैं जो ईरान के इन्फ्लुएंस को रीजन में पूरा स्प्रेड करता है। खमेनी स्ट्रांगली अपोज करते हैं यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन वेस्ट एशिया। उनका कहना है कि अमेरिकन बेसिस, अमेरिकन ट्रूप्स ये रीजन के लिए एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है और इंटरेस्टिंगली काउंटर करने के लिए वेस्टर्न डोमिनेंस को वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं टाइज विद रशिया एंड चाइना। जी हाँ, ये पावर्स भी मल्टीपोलैरिटी चाहती है, अमेरिकन हेजीमनी के अगेंस्ट है, तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन रही है, मिलिट्री कोऑपरेशन रशिया के साथ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाइना के साथ। ईरान जो है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वॉल्व है, रशियन वेपन सिस्टम्स खरीदता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्ट लेते हैं। ये सब इस ब्रॉडर विजन का पार्ट है जिसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में सोचा जाता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में ईरान चाहता है कि वो भी एक मेजर प्लेयर बने एंड वो इसी के लिए इन दो मेजर कंट्रीज़ जो कि अगेंस्ट हैं यूएस हेजीमनी के साथ, उनके साथ कोऑपरेट करता है।
अब फाइनली सबसे कंट्रोवर्शियल इशू जो है, जो सबसे कंट्रोवर्शियल इशू है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। खमीनी का ऑफिशियल पोजीशन क्या है? वो डिक्लेयर करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स रिलीजियसली फॉरबिडन है। उन्होंने फतवा इशू किया है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अन इस्लामिक है, लेकिन साइमल्टेनियसली ईरान डेवलप कर रहा है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, यूरेनियम एनरिचमेंट, एडवांस सेंट्रीफ्यूज, बैलिस्टिक मिसाइल्स। कॉन्ट्रोडिक्शन है? नहीं, एक्चुअली ये कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी यूज़ होती है लीवरेज और डेटरेंस के लिए। जब नेगोशिएशंस होती हैं तो ईरान के पास बारगेनिंग चिप है। जब रीजनल राइवल्स या एडवर्सरीज थ्रेट देते हैं तो ईरान के पास डेटरेंस है। हम वेपन्स नहीं बनाएंगे लेकिन कैपेबिलिटी रखेंगे। खमीनी व्यू करते हैं नेगोशिएशन को टैक्टिकल टूल्स के रूप में। JCPOA, न्यूक्लियर डील हो या फ्यूचर टॉक्स, ये उनके लिए मीन्स हैं, एंड्स नहीं। ये उनके लिए मीन्स हैं, एंड्स नहीं। अल्टीमेट गोल क्या है? ईरान की सोवरेनिटी प्रोटेक्ट करना, रीजनल इन्फ्लुएंस मेंटेन करना, और क्रिटिकली अल्टीमेट कंट्रोल न्यूक्लियर डिसीजन मेकिंग पर खमीनी का ही है। खमीनी अगर आज मना कर दे तो सब खत्म हो जाएगा, सब चीज़ रुक जाएगी, पर वो करेंगे लगता तो नहीं है। प्रेसिडेंट नेगोशिएट कर सकता है, फॉरेन मिनिस्टर डील साइन कर सकता है, प्रेसिडेंट नेगोशिएट कर सकता है, फॉरेन मिनिस्टर डील साइन कर सकता है, लेकिन जो फाइनल वर्ड होगा वो सुप्रीम लीडर का ही होगा। ये सेंट्रलाइज कंट्रोल इंश्योर करता है कि न्यूक्लियर पॉलिसी ईरान की ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड रहे। होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज एंड let's see you again in the part 4 and the last part of this video. Thank you and have a nice day. And if you like the content, do make sure you subscribe to the channel.